नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में अपन देखेंगे आज राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th की जो बुक है कि आरबीएससी जो है उसके अंतर्गत जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है। अध्याय तीसरा, 2 अध्याय हमने हैं जो देख ली है, उसके वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है इसमें, जो कि एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन है जो इस बुक से जो पूछे जाते हैं। एक ये बुक और एक जो 10th क्लास की जो बुक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, उसमें से क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे लाइन टू लाइन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है दोनों। जो आरबीएससी की जो क्लास 10th की बुक है वो अपने चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, उसके वीडियोस डाले गए हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप देख करके है जो देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो। तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। आज राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहां आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे है जो बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। तो देखते हैं पहला जो आंदोलन है, ये आप देख सकते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। क्या है? मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। कौन सा? बिजोलिया। और इस जागीर की भौगोलिक बनावट आप देख सकते हैं, भौगोलिक बनावट कुछ इस प्रकार थी कि किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से है जो पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में जा सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। किस पर? कृषि पर। और कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग रहते थे। किस जाति के? धाकड़ जाति के लोग। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति है जो प्रमुख रूप से भाग लिया था? तो धाकड़ जाति। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जाति के रूप में संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। कितने? 3 भागों में है जो इसका अध्ययन किया जाएगा। प्रथम चरण है जो 1897 से 1915 तक। इस आंदोलन आप देख सकते हैं, ये इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है कि बिजोलिया किसान आंदोलन है जो कब शुरू हुआ। इसके अलग अलग चरण हैं, अलग अलग चरण के कौन है जो इसमें मुख्य जो नेता थे वो कौन थे। इस आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्थानीय लोगों के द्वारा। आंदोलन है जो आंदोलन का द्वितीय चरण, आंदोलन का द्वितीय चरण है जो 1915 से आरंभ हुआ, जो 1923 तक चला। आंदोलन का ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 से 41 में है जो समाप्त हो गया। 1923 से 1941 तक। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। कहां पे? गिरधरपुरा गांव में। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसा उन्होंने बनाया था प्लान, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। आगे देखते हैं, रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासकों को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। मित्रों, ये जो बुक है
अपन जो देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसके सारे चैप्टर मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको पता होगा ये जो पीछे जो अभी हाल ही में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके एग्ज़ाम में सारे में है जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, ये दोनों बुक है, इसमें से क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। आगे देखते हैं। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजूलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजूलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लोगों की बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजूलिया अंचल में एक नया कर सौरी नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कितने 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना भी बताया गया है, कुछ में जो 5 भी बताया गया है और कुछ में 13 भी बताएंगे, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। लड़की के विवाह के अवसर पर है जो 13 रुपये वहाँ पे जमा करवाना पड़ता था पहले। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस प्रकार का कुछ सिस्टम था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्यक्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इन्होंने जो 2 वर्षों तक कन्याओं का विवाह भी नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों की अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। किसका? 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बन गया। कौन? पृथ्वी सिंह। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ये पूछा गया है कि सौरी कर कब लगाया गया था। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन है जो इसमें जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। कब? 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, जो कि छोटा था, अल्पवयस्क था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जैसे कि तैसे थे। इन हालातों में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। फिर होता है अब इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, उनका वास्तविक नाम भी पूछा गया एग्जाम में, भूप सिंह, इस आंदोलन में से जुड़ते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया था तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्हें बिजोलिया में विद्या प्रसारिणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा है जो चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गई। माणिकलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने का कार्य जुट गए, इस कार्य में लग गई वो भी। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और वहां निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का संदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जो जत्थे हैं वो बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी।
पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। ये एग्जाम पूछा गया है, प्रताप समाचार है जो इसके संपादक कौन थे। इस प्रसार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को मुंबई आमंत्रित किया और पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। किसको? महादेव भाई को भेजा था महात्मा गांधी ने जांच करने के लिए। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। कौन सा असहयोग आंदोलन है जो अगस्त 1920 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। आगे ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ की ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। फिर एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें हैं जो समाप्त कर दी गई। कितनी? 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। फिर देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी। क्या किया? वापस है जो लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। फिर है जो लगान की जो मांग है वो भी बढ़ा दी। फिर 1923 और 26 के समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा और मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु ये प्रयोग असफल रहा। फिर 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। कब? 1931 में। 20 जुलाई 1931 को जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सुखदेव प्रसाद से जो विचार विमर्श किया। फिर अब आगे देखते हैं। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और उन्होंने किसान नेताओं और अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया। आगे देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन जो 1921 में मेवाड़ में हुआ। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लागबाग, बैठ बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया और बेंगू के किसान 1921 में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए और सामंती दमन चक्र चलता रहा और 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी व करपाजी धाकर सेना की गोलीबारी से शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिससे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी
पूछा गया एग्जाम में। बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से। और रूपाजी करपाजी का संबंध जो कि बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। कितनी? 95% है जो भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव कमीशन समान हैसियत रखती थी। और भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान एकत्रित हुए भरतपुर में, और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ये आंदोलन समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन बना था, भोजी लंबरदार का संबंध किससे है? तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था ये, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत बना था ये। तो ये जो बुक है ये हर एग्जाम में आप देख सकते हैं, राजस्थान के किसी भी एग्जाम RAS से लेकर निचले, जो अभी हाल ही में जो सतुत श्रेणी का एग्जाम हुआ था और रीट का जो एग्जाम हुआ था, उन सभी में है जो ये क्वेश्चन इस बुक से बनते हैं। एक ये बुक और एक जो 10th क्लास की आप देख सकते हैं, जो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति है उसमें से। तो वो जो बुक है 10th क्लास की, वो अपने चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के एक प्लेलिस्ट बनी है, तो उस प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस है वो देख सकते हैं। और देखने के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि मैं अगला वीडियो है वो थोड़ा जल्दी बना पाऊँ। आगे देखते हैं मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासिन खान, किसके? चौधरी यासिन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। मित्रों, ये जो बुक है इसमें इतने क्वेश्चन हैं, आप राजस्थान जीके में कोई भी एग्जाम देख सकते हैं। इस बुक से बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन बाहर जाए। फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में बिलग्रामी की माथत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया, और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। अगला है अलवर किसान आंदोलन एवं निमुषना हत्याकांड 1921-25। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। हालांकि आप देख सकते हैं आजकल भी सूअरों को काफ़ी आतंक है ग्रामीण क्षेत्रों में, और फसलें सारी है वो नष्ट कर रहे हैं, और इसका इलाज भी अभी संभव नहीं है। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया, और अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी। और 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुषना गांव में एकत्र हुए, और उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग हैं जो मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। निमुषना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था महात्मा गांधी ने इसे, और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। अगला देखते हैं अपन बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार के लागे हैं जो बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए।
परिणामतः अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनू राम के हाथों में था। बूंदी राज्य का जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व नैनू राम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार आरंभ कर दिए और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई और 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया मित्रों कि नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस आंदोलन से है, तो आप देख सकते हैं बरड़ किसान बूंदी का उससे संबंधित है। ये बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों को कुछ शिकायतों का निवारण किया और घटना की लागबाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। क्या किया? शिकायतों को निवारण किया और लागबाग में थोड़ा सा है जो कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1937 में एक बार फिर बरड़ा क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ और 5 अक्टूबर 1937 को हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने सराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया और आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। आगे है अपन जयपुर राज्य में आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी और सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, इससे किसान खिन्न हो गए। वह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज है जो केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ये आप देख सकते हैं किसकी? सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें और राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें सोटी जरीब का उपयोग किया गया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ गया। माप का जो है वो थोड़ी सा गड़बड़ हो गया, इसलिए उन्होंने जो वापस आंदोलन शुरू कर दिया। असंतोष बढ़ने लग गया उनके मध्य किसानों में। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का वागड़ में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया। जाट नेताओं ने शेखावाटी गांव पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठेकेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की।
1932 में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देश राज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1937 किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। ये महायज्ञ है जो 1937 में शुरू हुआ और किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये का जुर्माना है जो दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1937 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता है जो किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। किसने? किशोरी देवी। आगे देखते हैं। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने लगा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हो गए। शहीद होने वाले किसान थे सेतराम, टिकूराम और लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज है जो ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। सेतराम और टिकूराम ये शहीद हो गए थे। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांग को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। कौन? धापी दादी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाड़ानाऊ और हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरुपुरा, लेखराम कोचवाली आदि। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया और मार्च 1933 में खेतड़ी, डूंडलूर, नवलगढ़, मंडावा, बिस्साऊ, सूरजगढ़, हमीरवास और इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। और 16 मई 1937 को अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डूंडलूर के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों ने इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया और शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1937 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की सहायता को पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1937 में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी और सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। आगे है मारवाड़ किसान आंदोलन। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे के सीधे है जो देखे जाते हैं। तो आपने देखे होंगे ये सभी किसान आंदोलनों में से एग्जाम में है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है अपना मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों
तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराए, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंठालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामचुक और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। फिर 13 मार्च 1947 को डाबड़ा, जो कि डिडवाना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। कब? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिडवाना परगना लोक परिषद की ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कसवा, बंशीधर पुरोहित, अरिंदर कुमार चौधरी, CR सोपासनेवाला आदि ने है जो भाग लेने डाबड़ा पहुंचे ये, और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे और जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे तो मोतीलाल तेजावत के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण है जो पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए और उनके पिता और भाई को मार दिए गए। उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया और गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। आगे देखते हैं बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। कितने? 1393। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर का अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1937 के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 इलाके विद्यमान थे और किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी। कौन था नेता? जीवन राम चौधरी, उदरासर किसान आंदोलन। किंतु इसका कोई परिणाम नहीं मिला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। किसका? दूधवा खारा गांव का इसमें महत्वपूर्ण स्थान। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में उनके साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कब? जून 1945। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की और स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरब्बा जमीन है जो गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार जेल की यात्रा की। अंततोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 4 जनवरी 1948 को यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा,
तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ, वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ की जमीन जागीरदारों ने किसानों से पूरा और लगान वसूल करना चाहा, और जिसका कृषकों ने विरोध किया, विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। ऐसे जागीरदार आग बबूला हो गए और किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लागबाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर की प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी थी। किन्होंने? कुंभाराम आर्य। और सामंती व्यवस्था के विरुद्ध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने देखे राजस्थान के कुछ प्रमुख किसान आंदोलन। तो इन आंदोलनों में से राजस्थान का जो किसान आंदोलन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे के सीधे लाइन टू लाइन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने देखे कुछ प्रमुख किसान आंदोलन। तो मित्रों, ये जो बुक है ये पूरी कंप्लीट अपने चैनल पर अपलोड करवाई जाएगी, तो आप अपने चैनल से जुड़ जाइए। और मैं आने वाले समय में सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी वीडियो डालूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। हालांकि पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकंड ग्रेड की वीडियो डालूंगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं डाल पाया। अब की बार है जो मैं अपने चैनल पर है जो वीडियो डालूंगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये इस प्रकार से ये अध्याय था राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट और किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।